जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल 360 से। मैं दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था, जल्दी हम एक आर ओ टेस्ट सीरीज़ की नई सीरीज़ के साथ आपके सामने आएँगे, तो उसी कड़ी में एक नया वीडियो लेकर हम आपको आए हैं। चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें हमारा प्रयास रहता है कि वनडे से लेकर आईएएस तक के सारे सवाल, तो जितने प्रकार के सवाल बन सकें इस सीरीज़ के माध्यम से, उन सबका कवरेज हो। हालाँकि इसका मेन उद्देश्य जो है वो आर ओ टेस्ट सीरीज़ के सॉल्व करने का है, लेकिन यदि इसके थ्रू आप पीसीएस भी देते हैं तो उसके लिए भी ये टेस्ट सीरीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप विचार करने लगते हैं, तो हमारा मानना है पहले आप विचार न कीजिए, पहले आप देख लीजिए कि मौद्रिक नीति समिति के बारे में आपको कितनी जानकारी है। उस जानकारी के आधार पर ये देखिए कि क्या कहते हैं कि दी गई जानकारी, पहले उसके बारे में सोच लेंगे, तब हम विकल्प आपको को तब जाकर विकल्प पे आप में जाएँगे तो आपको कन्फ्यूजन कम होगा। नहीं तो ऐसे क्या है, आप शुरू में जब इसको शुरू करेंगे और विकल्प पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। तो मौद्रिक नीति समिति, जैसा कि जानते हैं, ये 6 सदस्यीय समिति होती है। इसमें 3 सरकार के, 3 आरबीआई के जो है शामिल होते हैं। तो चलिए, इतना जानने के बाद हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। पहला विकल्प क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1994 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय है। जैसा कि कोई पहला विकल्प गलत है, 1934 के तहत कह रहा है, जबकि इसे आप 2000 समझ रहे हैं कि इसको 2015 में गठित किया गया था, जो कि 2016 में गठित किया गया था, जो कि गलत हो गया। तो इस प्रकार पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, तब देखिए एलिमिनेशन लगाइए यहाँ से। पहला एलिमिनेशन देखिए कहाँ, पहला किस में है? पहले में है, तीसरे में है, चौथे में है। सिर्फ एक ही विकल्प इसमें बच रहा है, विकल्प संख्या बी सही। यदि आप इस क्वेश्चन के माध्यम से, यदि आप नहीं भी जान रहे हैं, तो भी सिर्फ एक जानकारी हो गई कि आपको कौन सा गलत है, कौन सा सही, तो आपको पूरी आपने सॉल्व कर लिया है यहाँ तक। लेकिन हमारा उद्देश्य पूरी तरह डिस्कशन करना है, तो हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री इस समिति के पदेनाध्यक्ष होते हैं। जी, पूछा कौन सा कथन सत्य कथन है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, जबकि ये भी गलत दिया है, वित्त मंत्री इसके पदेनाध्यक्ष नहीं होते। ये क्वेश्चन में इसीलिए मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इस समिति के पदेनाध्यक्ष होते हैं। इस समिति के निर्णयों को बहुमत के आधार पर लिया जाता है। सामान्य मतों की स्थिति में रिजर्व बैंक का गवर्नर अपना निर्णायक मत देता है। ये एकदम सही बात है। यह समिति आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखता है। ये भी सही बात है। तो 3-4 विकल्प इसमें है, और इसमें इसका वैसे तो उत्तर केवल 3-4 होना चाहिए, लेकिन कोई संख्या विकल्प न होने की वजह से ये क्वेश्चन मिस्टेक के रूप में बनाया गया है। इसका इस प्रकार इसका एक भी विकल्प सही नहीं है, लेकिन वैसे 3-4 विकल्प सिर्फ सही होता है। ये विकल्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उच्च एवं लगातार बढ़ती हुई गैर निष्पादित संपत्तियां एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का भी आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 देखिए, आर्थिक विकास दर में तेजी आती है, जो कि एकदम गलत बात है। आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है, ये सही है। आर्थिक विकास दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि गलत है। नहीं प्रभाव पड़ता है, आर्थिक विकास दर धीमी हो जाती है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या सी सही है, सॉरी विकल्प संख्या बी सही है। आगे चलते हैं। नीति आयोग के स्थापना के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या वो अब इसमें कौन सा कथन असत्य पूछा है? यहाँ असत्य पर ध्यान देना है। ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का निर्माण करना तथा उच्च स्तर तक पहुँचाना, ये इसका नीति आयोग का ये काम नहीं है। ये थिंक टैंक के रूप में काम करती है, जो कि ये गलत है। अगला है, अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना जहाँ आर्थिक वृद्धि से लाभ नहीं पहुँचा जाता है। ये भी नहीं, इसका भी ये उद्देश्य नहीं है। न तो 1 न तो 2 इसका सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य दर स्तर पर आधार पर मुद्रास्फीति का प्रकार नहीं है? तो इसमें है रेंटी स्फीति है, चलती स्फीति है, मांग डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यही देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो नहीं है, इसका विकल्प संख्या सी सही होगा। अतिस्फीति है, अतिस्फीति के हाइपर इन्फ्लेशन, ये भी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अल्पकालिक निवेश होता है, जो कि गलत बात है। यह कौन सा कथन असत्य है?
इसमें पहला गलत है। दूसरा क्या है, एफडीआई में क्षेत्रवार अधिकतम सीमा पहले से निर्धारित होती नहीं, ये भी ये सही बात है। तो कौन सा गलत था, केवल एक, ये इसका विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, जिसमें दिया है काला धन को सम्मिलित नहीं किया जा सकता, विदेशों की भारत में अर्जित आय, मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, ये उपरोक्त सभी, इसका विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेसेस फेयर से क्या तात्पर्य है। तो लेसेस फेयर के बारे में एक अवधारणा है जिसमें से तात्पर्य एक वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया में राज्य यानी सरकार का हस्तक्षेप नहीं के बराबर करना यानी कम करना। यह कार्य बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें होता है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं विकल्प में क्या क्या दिया है। आर्थिक निर्णय लेने में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना, ये सही बात है। उत्पादन के साधनों को संकेंद्रण नहीं, ये गलत बात है। इसका विकल्प संख्या ये सही हो जाएगा। और अगला आगे भी विकल्प पढ़ लेते हैं ताकि आपको अन्य क्वेश्चन कभी बने तो आपके लिए लाभदायक हो। उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण नहीं, ये नहीं है। आर्थिक निर्णय लेने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं, ये भी नहीं है। समाजवादी सरकार निर्णय का साधन है। वस्तुओं एवं सेवाओं की विविधता नहीं, विविधता का कोई कंसेप्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, वह क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र को अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करता है। इस प्रकार इसका विकल्प जो है बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्व बैंक समूह का भाग नहीं है। इसका है बहुपक्षीय निवेश गारंटी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। ये देखिए इसका जो है विकल्प संख्या सी, विकल्प संख्या सी नहीं है, जबकि बाकी सब हैं। निवेश विवादों को समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नहीं, ये भी IMW वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भाग है। निम्नलिखित में से किसे आदर्श सिक्का कहा जाता है। वह सिक्का जिसका आदर्श मूल्य हो, ऐसे सिक्के को कहते हैं जिसका अंकित मूल्य सदैव उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। आदर्श सिक्का में उसका वास्तविक जो क्या कहते हैं, उसका अंकित मूल्य सदैव उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है। यानी आदर्श सिक्का मतलब अंकित मूल्य इज ग्रेटर देन वास्तविक मूल्य। वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य दोनों के बराबर हो, नहीं ये नहीं है। आदर्श सिक्का मतलब अंकित मूल्य इज ग्रेटर देन, जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से कम हो, नहीं ये भी नहीं है। वह सिक्का जिसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक हो। 10 का सी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो इसमें जान लेंगे सार्क के कौन को इसमें दिया है का सदस्य नहीं है। क्या क्या विकल्प है, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव। अब समझ लीजिए सार्क के 8 सदस्य हैं। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना 1985 में ढाका सम्मेलन में हुई, जिसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसमें भारत है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है। इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है बी, म्यांमार शामिल नहीं, इस प्रकार 11 का विकल्प संख्या सी सही होगा। बाजारी कीमत पर घरेलू उत्पाद, बाजारी कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। NNP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नहीं। NNP एज फैक्टर कास्ट प्लस मूल्य ह्रास, नहीं ये भी नहीं है। ये GNP का मूल्य ह्रास,
जीएनएफ और फर्स्ट जीएनपी जो है एज ए फैक्टर कास्ट पर मूल्यह्रास नहीं, ये भी सम्मिलित नहीं है। 12 का विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। बाजार की कीमत पर घरेलू शुद्ध उत्पाद मतलब यानी जीडीपी एज अ मार्केट प्राइस माइनस मूल्यह्रास। वैश्वीकरण से होने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप वैश्वीकरण से संबंधित लाभों पर विचार करने लगते हैं। इस कड़ी में देखिए क्या क्या लाभ होगा। प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि होगी, जो कि एकदम सही बात है। प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योगों में वृद्धि होगी। उपभोक्ता के लिए विकल्पों में कमी आएगी, नहीं, उपभोक्ता के लिए विकल्पों में यहाँ से कमी आने की कोई संभावना नहीं है। और वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार और मूल्यों में कमी आएगी, ये भी एकदम सही बात। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या सी सही है। 13 का सी है सी। कैस्केडिंग इफेक्ट से क्या तात्पर्य है? वस्तुएं व सेवाओं के मूल्य में कमी होना, नहीं, वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी होना नहीं है। एक ही वस्तु पर बार बार कर लगना एकदम सही बात है। इसे करा विदेशी मूल्य की तुलना में घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी आना, नहीं, ये सही नहीं है। डी है, ए और सी दोनों नहीं, गलत है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या बी सही है। बहुआयामी सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, मतलब कौन सा कथन गलत है? यहाँ सत्य और असत्य पर आप विशेष ध्यान देंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यदि इसको अंडरलाइन नहीं कर लेंगे तो आप परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से मिस कर सकते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकल्पना 2010 में अपनाया गया था, नहीं, इसे कौन सा असत्य है पूछा। 2000 बिल्कुल, इसे 2010 में अपनाया गया था। मानव गरीबी सूचकांक की संकल्पना में त्यागी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक अपनाया जाता है, ये भी सही बात है। अगला है, इस सूचकांक के मानव विकास सूचकांक को प्रतिबिंबित करने वाले 4 आयामों को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें 12 सूचकांकों में विभाजित, नहीं, इसे 10 सूचकांकों में विभाजित किया जाता है, न कि 12 सूचकांकों में। यही सही है। गलत पूछा था, मतलब ये गलत है और बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से भौतिक राशियाँ दिया है और उसकी इकाई दिया है। अब देखिए, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का मात्रक न्यू, अब इसको एक मिला लेते हैं। 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 1/4 किस विकल्प में है? विकल्प संख्या डी सही है। 16 का विकल्प संख्या डी। जब ऐसे क्वेश्चनों में आपको एक भी फूड वाले में यही रहता है, यदि आपको एक भी चीज़ें आती हैं तो आराम से आप कर लेंगे। बल का मात्रक न्यूटन, कार्य का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। ठीक, वह थर्मामीटर जो 2000 से 2000 डिग्री टेम्परेचर मापने में प्रयुक्त होता है, वह होता है कि कौन सा थर्मामीटर? तो वो होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, विकल्प संख्या सी। एक ट्रेन जैसा कि चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुका लेते हैं। यह किसका कारण है? ये स्थिरता का जड़त्व है, न कि गति का जड़त्व। यहाँ ध्यान देना है, दो जड़त्व एक साथ दिया है। जड़त्व आप आघूर्ण भी दिया है, लेकिन यहाँ स्थिरता का जड़त्व है। मनुष्यों का कान सामान्यतः कितने ध्वनि स्तर को सुन सकता है? तो 60 डेसिबल से, 60 डेसिबल है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या बी सही है। निम्नलिखित में युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी में इंजन को ठंडा करने में प्रयोग होता है? तो क्या कहते हैं, इस रेडिएटर का, इसका विकल्प संख्या सी सही है। रेडिएटर का प्रयोग जो है, जिससे सामान्यतः गाँव में जो है रेडिएटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन विचार करते हैं हम लोग।
दोस्तों हमारा प्रयास रहता है कि इस विकल्प में जो है चारों विकल्प को हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि जो है आपको ठीक ठीक से जो है पूरी टेस्ट सीरीज के एनालिसिस समझ में आए, वरना हम केवल प्रश्न का उत्तर बताते हुए चले जाते हैं, हमारे लिए भी आसान हो जाता। लेकिन हम चाह रहे हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन के बराबर ज्ञान मिले, इसलिए हम इस 2-3 पार्ट में ही आपके सामने लाते रहेंगे। तो इस आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारी जल्द से जल्द आपको पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप बिना सोचे हुए विचार करने लगते हैं, यही समस्या है, सोच के विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं नीचे दिए हुए कूट की से सही का उत्तर का चयन करें। कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति जल को कठोर बनाती है, वह जल पीने योग्य नहीं रहता, जो कि एकदम सही बात है। हीरा तांबा और लोहे से कठोर होता है, ये भी सही बात है। वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन होता है, नहीं ये गलत बात है। कहाँ वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन होता है? जीवन का मुख्य घटक कुछ नहीं तो ऑक्सीजन होता है, लेकिन वायु का मुख्य घटक ऑक्सीजन नहीं होता। तो नाइट्रोजन उपस्थिति की घी के निर्माण में प्रयुक्त होती है, एकदम ये भी सही बात है। लेकिन ऐसा कोई विकल्प नहीं है जिसमें 1, 2 और 4 विकल्प है, इसलिए हमें जब उत्तर मारना होगा तो इसको विकल्प संख्या 1 हम मारेंगे। इसमें 1, 2 सही है। 1, 2 सॉरी ये गलत है पहला। कल निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, एकदम सही बात है। और गैसोहॉल बेंजीन और एल्कोहल का मिश्रण, नहीं ये गलत बात है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत हो गया, देखिए कितना कट रहा है। 2 गलत हो गया तो आपका एलिमिनेट कर लेंगे, तो इसका विकल्प संख्या 22 का विकल्प संख्या डी सही होगा। कभी कभी देखिए आपको कम ज्ञान से भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, इसका मतलब ज़्यादा ज्ञान रहना ही नहीं। इस एलिमिनेशन टेक्निक आप जितना पढ़ने में मेहनत करते हैं उतना ही मेहनत एलिमिनेशन टेक्निक सीखने में कीजिए। जैसे देखिए हमने 1 को काट दिया, देखिए 3 कट गया, वैसे आप भी काट दीजिए, कट जाएगा, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक सफलता में बहुत कारगर साबित होती है। गोबर गैस से मुख्यतः मीथेन होती है, एकदम सही बात है। भूतापी ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है, जो कि एकदम सही बात है। आगे चलते हैं। अदरक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राइजोबी सही। देखिए 23वां क्वेश्चन का केसर, इसमें दिया है कि केसर एक मसाला है। अदरक राइजोबियम, अफीम की ठुंडी सन तना से प्राप्त किया जाता है, ये सही है। जबकि इसमें कौन सा सही इसका विकल्प संख्या बी क्या हो जाएगा? बी, केसर बीज दिया है इसमें। केसर एक मसाला है जिसे सैफरन क्रोकस के पुष्प के वर्तिकाग्र तथा वर्तिकाग्र प्राप्त, ये बीज से नहीं प्राप्त किया जाता बल्कि वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। बाकी अदरक राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। अफीम की ठुंडी से, सन को तना से, ये सब सही है। जबकि केसर जो है बीज दिया, लेकिन केसर बीज से नहीं होता, केसर पुष्प के जो वर्तिकाग्र भाग से लिया जाता है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, एकदम सही। एकदम इसका देखिए ये भी कूट वाला प्रश्न है, देखिए इसका कूट क्या है? मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र का काफ़ी लंबे होते हैं, एकदम सही बात है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, देखिए ये सही नहीं है। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता बल्कि हतोत्साहित करता है। मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, इस पर कथन सही है, किंतु कारण गलत है। ये पौधे जो नीचे लंबी जड़ होने का जो कारण है, वो पानी खींचने के कारण जो नीचे जाते हैं, जबकि इसमें कहा गया है कि जड़ता टेम्परेचर बढ़ने के कारण होता है, जबकि ये गलत है। इस प्रकार इसका विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। विकल्प संख्या सी। जमी हुई झील के अंदर मछलियाँ जीवित रह सकती हैं,
क्यों कारण पूछा है कि क्यों मछलियाँ की उष्ण रक्त वाली जीव नहीं, इसलिए उष्ण रक्त से जीवन का कोई लेना देना नहीं। मछलियाँ बर्फ से शीत निद्रा में रहती हैं, ये भी नहीं। तालों के निकट पानी नहीं जमता, ये एकदम सही बात है। इस प्रकार 25 का सी विकल्प संख्या सी सही बात है। उस वो बस बर्फ ऊष्मा का सुचालक है, तो ये सही है, लेकिन इस सेंस में नहीं है कि इसके कारण मछली जमा होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो इसमें 28 हड्डियाँ होती हैं। मानव शरीर की श्यानता का कारण है, इसमें श्यानता का पूछा है, श्यानता का क्या कारण है? तो रक्त के में प्रोटीन, प्लाज्मा में प्रोटीन जो है होती है, प्लाज्मा में बिंबाणु दिया है, रक्त में आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी नहीं, श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। जिस विटामिन में कोबाल्ट मिलता है वह है विटामिन क्या? विटामिन B12। अब इसका देख लीजिए, राइबोफ्लेविन विटामिन, इसका भाई क्या नाम है उसको आप याद कर लीजिए। राइबोफ्लेविन है, थाइमिन है, पायराडॉक्सिन है, विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम। एक विटामिन B12 नाम साइनोकोबालामीन है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 29 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों पर दिए गए हैं, एक को कथन एक दूसरे को कथन कारण का दिया गया है, कथन और कारण पर विचार कीजिए। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की भूमिका नहीं होती, ये एकदम सही बात है। नहीं दिया है कि स्त्रियों की भूमिका नहीं होती, ये एकदम गलत बात है। स्त्रियों में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये गलत है, किंतु आर सही है। इस प्रकार 29 का विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध किस वर्ष हल किया गया था? 30 का उत्तर जो हो जाएगा सी, 1983 में। भारत के निम्नलिखित तटों पर निम्नलिखित शहरों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए इसमें शहर दिया है, उसके बाद तटों पर स्थित शहर दिया है, उससे पूछा गया कौन सा है। जंजीबार से पहला ही सही, जंजीबार, सिंधुदुर्ग, कन्नूर, नागरकोल, उत्तर से दक्षिण दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी पूछा है, इसमें गोदावरी हो जाएगा। बाकी सब नदियाँ जो दी हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उससे संबंधित जी उसका उद्गम कहाँ है, कहाँ गिरती हैं, उसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उससे कौन सा डेल्टा बनाती हैं कि नहीं बनाती, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ताकि इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाए वो आपका क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कहाँ वो तो इसमें दिया है, झूम स्थानांतरित कृषि को कहाँ क्या क्या कहते हैं? इसका देखिए, पश्चिमी घाट, देखिए पश्चिमी उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि कहते हैं। एक पहला बी का पहला किसमें है? 3 विकल्प में है, इससे कुछ बात नहीं बन पा रही है, आगे चलते हैं। पश्चिमी का ए का जो है, एक तीसरा पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं। एक तीसरा देखिए, एक तीसरा किसमें है? 2 में है। एक तीसरा इसमें है और बिग पहला, तो इस प्रकार विकल्प संख्या ए सही हो जाएगा। देखिए आप 2 विकल्प एलिमिनेट कर रहे हैं, फिर भी उससे क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। इस प्रकार जो है आप इस एलिमिनेशन टेक्निक को ज़रूर सीखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यहाँ नहीं को अंडरलाइन करना है। केंद्र दिया है ऊर्जा कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा संस्थान, बिल्कुल सही है। झाकरी जल विद्युत ऊर्जा संस्थान, यही देखिए को जो कि मतलब ये भी सही है। कोरबा जो है पवन है, देखिए ये गलत है। कोरबा जो है झारखंड का, जो कोरबा जो है छत्तीसगढ़ का जो है वो एनटीपीसी द्वारा विद्युत गिरी है, न कि पवन द्वारा है। ठीक है, यही इस प्रकार विकल्प संख्या सी सही हो जाएगी इसका। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कथन कारण वाला है।
यह एक था, क्या कहते हैं, ये एक भ्रंशोत पर्वत है। 35 का जो आपका, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। ठीक बात है, एकदम सही है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल नीचा और होता हुआ पठार है। ये भी सही है। इसका उत्तरी भाग बेसाल्ट से आच्छादित है। ये भी सही है। इस प्रकार कथन डी सही है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक और कथन दूसरे को कथन आर कहा गया है। भारत के में अंतर्देशीय जल, ये एक भाई है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बिना लेट किए हुए। जैसा कि हम अभी तक क्या कहते हैं 35 क्वेश्चन का जिक्र कर चुके हैं। जल्द ही 5 क्वेश्चन का और आपके सामने 5 क्वेश्चन लेके आएंगे। इस प्रकार आप जिस तरह से लगे हुए हैं इसी प्रकार बने रहिए चैनल में। हमारा प्रयास जो जिस प्रकार बना है उसी प्रकार रहेगा। चलिए अगला 36वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसमें क्या है, उसमें देखने का प्रयास करते हैं। देखिए नीचे 2 कथन दिए हैं, उनका एक कथन दूसरा कारण है। पूछ रहा है कि क्या उसमें पूछना चाह रहा है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ये सही बात है। बहुत ज़्यादा आप NH 1, NH 2, NH 3, NH 4, NH 5, NH 6 के अलावा आप कहाँ देख पाते हैं कि जल मार्गों का विकास हुआ है, जो कि एकदम सही बात है। अगला है कथन कारण में क्या दिया है, भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीने में होती। ये भी सही बात है। तो इस प्रकार कथन ए और कथन दोनों भी सही है, दोनों सही है। कथन और कारण की स्पष्टता भी कर रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में अस्पष्टता कर रहा है। आप समझ लीजिए जब जान रहे हैं आप वर्षा नहीं होगी तो बारिश कहाँ से, लोग बिना पानी नहीं रहेगा तो लोग जल मार्ग कैसे डेवलप हो पाएगा। इसलिए आप इसका कथन ही हो गया। इसका कथन संख्या 8 सही हो गया। ओ माय गॉड, इसका कथन संख्या 8। निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब शाखा से सर्वाधिक प्रभावित नहीं होता। यहाँ देखिए नहीं होता, यही नहीं को पकड़िए। नहीं को आप हाम पकड़ लेते हैं, इसी से गड़बड़ा जाता है आपका। तो आप नहीं को सबसे पहले आप पकड़िए। पश्चिमी घाट एकदम होता है छत्तीसगढ़ बेसिन। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ बेसिन जो है, और मध्य प्रदेश में भी होता है। दक्कन पठार यहाँ भी होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन अरब शाखा से सबसे अधिक प्रभावित नहीं होता। प्रभावित तो होता है लेकिन ये सर्वाधिक प्रभावित पूछा है। अब केवल प्रभावित होना पूछता तो चारों विकल्प होता, चारों हो जाता। क्योंकि छत्तीसगढ़ बेसिन भी इससे अरब शाखा से प्रभावित, क्या कहते हैं, अरब शाखा से प्रभावित होता है। जबकि इसमें पूछा है कि सर्वाधिक प्रभावित नहीं होता, तो इसका विकल्प संख्या 20 सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कहाँ है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एकाक पुराना पूछ लेता है, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते इसे। देखिए 38 का जो है क्वेश्चन संख्या सिद्राबाग है। निम्नलिखित हरी खाद्य वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लोबिया में। लोबिया जिसे बोड़ा कहते हैं। सनई, ढैंचा, ग्वार ये सब दिया है, लेकिन इसका जो है विकल्प संख्या ए हो जाएगा, लोबिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार मिलता है, तो राजस्थान में। इसका विकल्प संख्या सी। ये कुछ प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन रहे दोस्तों। जैसा कि हमारा प्रयास रहता है, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारा प्रयास रहता है कि इसमें हम देखिए एक ही वीडियो में हम आपका 140 के 40 क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं बस आधे ही घंटे में। तो यहाँ तक हम 20 मिनट में भी करा सकते हैं, लेकिन हमने वीडियो में पूरी तरीके से रुका ताकि हम आपको जितना कवरेज दे सके, जितना भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए उतना ठोस हो। तो हमारा प्रयास रहा कि दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही चैनल में लोग बढ़ेंगे, ताकि हमारा भी ग्रोथ बढ़े और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन लेके आए, ताकि हम आपको नए नए वीडियो इस प्रकार बनाते रहें। चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।